हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। क्या हाल चाल जी आप सभी लोगों के। आई होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और एकदम मजे में होंगे। और आज हम लोग आप लोगों के सामने लेकर के आ गए बेटा जी हमारी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की यूनिट नंबर फर्स्ट का लेक्चर नंबर 5। ठीक है जी। तो आज हम लोग बेटा जी क्या डिस्कस करने वाले हैं, हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट का लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करने वाले हैं। जहां पर मतलब लेक्चर नंबर 5 ही ऐसा नहीं कि 5th लेक्चर ही है अपना, जहां पर हमारी बात होगी यार बड़ी ही डिफिकल्टी वाली बात है। जहां पर हमारी बात होगी बेटा जी किसके बारे में, डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस के बारे में। ठीक है जी। अब देखिए एक पहली बात ही हम इस लाइव के स्टार्टिंग में ही बोल देते हैं बेटा जी कि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। किसी भी कारणवश अगर जो आपकी स्क्रीन पर ऐसे गोला घूमे या फिर हम आपको दिखने बंद हो जाएं या फिर XYZ कोई भी ऐसा कार्य हो तो भाई परेशान बिल्कुल मत होइएगा, क्योंकि बाहर बहुत तेज बारिश है। समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे आप? अरे समझा तू यार, क्यों बिटवा का समझा कि ना ही समझा? नहीं समझा हो तो समझ जाइए। ठीक है, हम तो का कुछ बोलत रहे कि बाहर बहुत तेज बारिश होत है। ठीक है, ठीक है, चलिएगा, आ जाइएगा। डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस के बारे में बात करेंगे कि जो एनालिसिस है उसकी अलग अलग टेक्निक्स क्या होती हैं। व्हाट आर द डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस। तो बेटा जी देखिएगा, अलग हम लोग बात करें तो यहाँ पर हमारी 5 से 6 अलग अलग टेक्निक्स के बारे में बात होगी। जहां पर सबसे पहले नंबर पर बात होगी हमारी केमिकल मेथड के बारे में, दूसरे नंबर पर बात होगी इलेक्ट्रिकल मेथड, तीसरे नंबर पर बात होगी इंस्ट्रूमेंटल मेथड, चौथे नंबर पर बात होगी क्रोमेटोग्राफी एंड इलेक्ट्रोफोरेटिक मेथड के बारे में, और लास्ट हमारा रहेगा बायोलॉजिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं हमारे केमिकल मेथड के बारे में कि केमिकल मेथड जहां पर हमारी तीन चीज वॉल्यूमेट्रिक और टाइट्रोमेट्रिक मेथड आ जाएंगे, ग्रेवोमेट्री आ जाएगा और गैसियोमेट्रिक आ जाएगा। गैसोमेट्री में क्या होता है, हमारे अलग अलग गैसेस का इन्वॉल्वमेंट होता है। ग्रेवोमेट्री जो कि हम लोग कहां पर पढ़ते हैं, हमारी थर्ड यूनिट एनालिसिस की थर्ड यूनिट के अंदर हम लोग पढ़ेंगे ग्रेवोमेट्री मेथड ऑफ एनालिसिस, जहां पर हमारा जो प्रेसिपिटेशन से आगे वाली कंडीशन होती है। मैंने आपको बताया था ना कि जो पनीर होता है, पनीर के आगे जब पनीर को छानते हैं, उसको अच्छे से निचोड़ते हैं, फिर अच्छे से उसको टांगते हैं, फिर उसका वजन करते हैं, तो सारी प्रक्रिया ग्रेवोमेट्री के अंदर आती है। वॉल्यूमेट्रिक और टाइट्रोमेट्रिक मेथड, यहां पर हमारे टाइट्रेशन आ जाते हैं, एसिड बेस टाइट्रेशन, रिडॉक्स टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, रोडो हमारा नॉन एक्वस टाइट्रेशन, ये सब के सब हमारे क्या आ जाते हैं बेटा जी इसके अंदर। एसिड बेस नॉन एक्वस आपके थर्ड सेकंड यूनिट में है, प्रेसिपिटेशन थर्ड यूनिट में है, रिडॉक्स आपका फोर्थ यूनिट में है। सेकंड आता है इलेक्ट्रिकल मेथड, जहां पर हमारा कंडक्टोमेट्री, पोटेंशियोमेट्री, पोलरोग्राफी तीनों आ जाएंगे, और तीनों के तीनों हम लोग 5th यूनिट में पढ़ते हैं, है ना। 5th यूनिट का नाम ही हमारा इसी के ऊपर है। फिर हमारा आता है इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में यहां पर बातचीत होगी। क्रोमेटोग्राफिक और इलेक्ट्रोफोरेटिक मेथड, हमारा ये क्रोमेटोग्राफी हम लोग कहां पर पढ़ते हैं, ये हम लोग पढ़ते हैं बेटा जी हमारे बी फार्मा 7th सेमेस्टर, जहां पर हमारा सब्जेक्ट का नाम ही दिया हुआ है इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस, जहां पर हम लोग दो ही टॉपिक पढ़ते हैं, क्रोमेटोग्राफी और स्पेक्ट्रोस्कोपी। एक टॉपिक पर 3 यूनिट है और एक टॉपिक पर 2 यूनिट है, और इन्हीं दो टॉपिक में हमारी पूरी सब्जेक्ट खत्म हो जाता है। ठीक है जी। और लास्ट हमारा आता है बायोलॉजिकल और माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड, और माइक्रोबायोलॉजी आपका जो सब्जेक्ट है वो बी फार्मा 3rd सेमेस्टर में दिया हुआ है। ठीक है जी। तो ये सारी की सारी चीजें हम लोगों को बेटा जी वन बाय वन करके हम इन सारी की सारी चीजों के बारे में जानेंगे। चलिएगा, तो ये इस तरीके से आपको फ्लो चार्ट रिप्रेजेंटेशन करने आने चाहिए, और आपको फ्लो चार्ट्स के थ्रू ही एग्जाम में चीजों को लिखना है। ठीक है, समझा? समझा कि नहीं समझा? चलिएगा, आगे बात करते हैं, आगे मूव करते हो। सबसे पहले बात करते बेटा जी हमारे केमिकल मेथड के बारे में, जहां पर हमारा सबसे पहले नंबर पर क्या आएगा, टाइट्रोमेट्रिक और वॉल्यूमेट्रिक मेथड। जहां पर सबसे पहले नंबर पर क्या आएगा, टाइट्रोमेट्रिक और वॉल्यूमेट्रिक मेथड। अब ये क्या होता है, तो जैसे कि मैंने आपको यहां पर पहले ही बता दिया था कि यहां पर हमारे एसिड बेस टाइट्रेशन आ जाएंगे, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन जाएंगे, रिडॉक्स टाइट्रेशन आ जाएंगे, नॉन एक्वस टाइट्रेशन आ जाएंगे, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन आ जाएंगे। यही हमने आपको बताया था। एसिड बेस टाइट्रेशन कहां पर पढ़ते हैं, सेकंड यूनिट में। नॉन एक्वस टाइट्रेशन भी होगा यहीं पर ही, ये रहा, कहां पर पढ़ते हैं, सेकंड यूनिट में।
कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक कहां पर पढ़ते हैं? थर्ड यूनिट में। प्रेसिपिटेशन कहां पर पढ़ते हैं? थर्ड यूनिट में। थर्ड यूनिट में। ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहां पर पढ़ते हैं, जिसको हम रिडॉक्स टाइट्रेशन बोलते हैं? फोर्थ यूनिट में। और यही हमारा क्या है बेटा जी? वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रोमेट्रिक मेथड है, यानी कि हमारा केमिकल मेथड का सबसे पहला पार्ट। ठीक है, ओके, चलिएगा। तो ये हमारा क्या है बेटा जी? सिंपल सी थ्योरी है। ओके, चलिएगा जी, आगे मूव करते हैं। अब देखिएगा यहां पर क्या बोला गया है कि इट इन्वॉल्व रिएक्शन ऑफ दिस सब्सटेंस टू बी डिटरमाइन with an appropriate reagent as a standard solution and volume of solution required to complete the reaction is determined. Volumetric method requires simple and less appropriate and they are the susceptible of high accuracy. क्या बात बोलेंगे बेटा जी कि जो हमारे वॉल्यूमेट्रिक और जो टाइट्रोमेट्रिक मेथड है हमारे क्या है, इनकी सबसे बड़ी खासियत क्या होती है बेटा जी कि हमारा ये सिंपल रहते हैं और इनका जो रिजल्ट है वो हमें क्या है? मोर एक्यूरेट रिजल्ट देखने को मिलता है। और हमारे कौन कौन से रहते हैं वो यहां पर एग्जांपल दिए हुए हैं। ठीक है, चलिएगा बेटा। नोट्स कैसे बनाए, बड़ा ही अच्छा टॉपिक है कि हाउ टू प्रिपेयर द नोट्स इन बी फार्मा। नोट्स कैसे बनाए इसके रिगार्डिंग मेरा एक वीडियो आप लोगों के कोर्स के अंदर आ जाएगा अभी 2 से 4 दिन में, तो आप उसको देख लीजिएगा और उसको फॉलो अप कर लीजिएगा। ठीक है, हम इस टॉपिक को अपना टीम को भेज देते हैं कि मेक अ पीपीटी ऑन दिस टॉपिक। जस्ट अ सेकंड, हम टीम को सेंड कर रहे हैं कि भाई सेकंड हमारा जाता है ग्रेविमेट्रिक मेथड। अब ग्रेविमेट्रिक मेथड हमारा क्या होता है बेटा जी कि जो हमारा प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन होता है उससे आगे की जो प्रक्रिया चलती है वो हमारी ग्रेविमेट्री के अंतर्गत होती है। जो हमारा प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन होता है उससे आगे की जो प्रक्रियाएं हमारी चलती हैं, कैसी प्रक्रिया है? जैसे कि यहां पर आप लोग देखिएगा कि ग्रेविमेट्री एनालिसिस ऑफ सब्सटेंस टू बी डिटरमाइन इज कन्वर्टेड इनटू एन इनसोल्युबल प्रेसिपिटेट। जरा देखिएगा, देखिए ऐसा नहीं है कि आप लोगों को लगता है कि भैया तो यहाँ थ्योरी लिख करके ले आते हैं और बस पढ़ते हैं और समझा देते हैं। हमने आपको पहले बोला था ना कि प्रेसिपिटेशन के आगे की जो प्रक्रिया होती है, तो यहीं पर देखिएगा लिखा हुआ है कि जो हमारा इनसोल्युबल प्रेसिपिटेट है इन द प्योरेस्ट फॉर्म विच इज देन कलेक्टेड एंड वेट, इट इज द टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हमारा। अब ऐसा नहीं कि प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन की सॉरी रिडॉक्स अरे ग्रेविमेट्री मेथड ऑफ एनालिसिस चुटकी बाजार हो गया, नहीं, हमारा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्योंकि हमें क्या है यहाँ पर हमारी प्योरेस्ट फॉर्म हमें चाहिए होती है। हम जो प्राप्त करना चाहते हो, जो प्रेसिपिटेट हम बना रहे हैं उसकी प्योरेस्ट फॉर्म हम लोगों को चाहिए होती है। ठीक है जी, टाइम कंज्यूमिंग हमारी प्रोसेस होती है। इन इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री electrolytes of the sample is carried out on the electrode is weight after drying। हमारा क्या बात बोलेंगे कि अगर जो इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री की बात करें तो जो हमारे इलेक्ट्रोलाइसिस हैं, अब एक नया शब्द देखने को मिला बेटा जी, इलेक्ट्रोलाइसिस। अब आप इसको ऐसे समझिएगा कि हमारी बॉडी में क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के कुछ आयंस हैं, मूव करते रहते हैं। इसी वजह से आपने देखा होगा कि हमारी बॉडी में भी करंट होता है। अगर जो आप कभी जो करंट वाली मशीन होती है वो है ना, जो मीजर करती है, उसको ऐसे अपनी खोपड़ी पर लगा कर देखना, उसको ऐसे प्रेस करना, हल्की सी सुई चाहे उठे, बस बिल्कुल तिन्नुक सी चींटी भर बराबर, पर उठेगी जरूर। ठीक है जी। और आपने कभी देखा कि अगर जो किसी को करंट लग रहा हो तो उसकी बॉडी क्या है, ऐसे हम किसी का मजाक नहीं बना रहे, ऐसे होता है ना, ऐसे होता कि नहीं होता है? वो क्यों होता है? वो क्यों होता है भाई? हमारी बॉडी को करंट क्यों लग रहा है? हमारे तो भैया चार्ज नहीं है हमारी बॉडी में, तो फिर क्यों करंट लग रहा है? उसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि बेटा जी हमारी बॉडी में भी आयंस होते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में भी आयंस होते हैं। जैसे हम कभी कभी क्या है कि बिना स्टेबलाइजर के, है ना, घर में क्या है छोटे मशीन लगी रहती है ना, सर्किट लगे रहते हैं, है ना जी, हमारा कंडक्टर बोल रहा हूं मैं, हमारे सर्किट लगे रहते हैं, एमसी लगी रहती है। ये क्या होता है, ये क्यों लगे रहते हैं? क्योंकि अगर जो हैवी लाइट आ रही है, 440 वोल्ट की लाइट आ रही है, तो घर को चलाने के लिए 240 वोल्ट चाहिए, तो उतना ही सप्लाई हो सके। 440 आएगी तो शायद लाइट वाइट सबको फ्यूज कर देगी, ऐसे ही होता है ना। अब हमारी बॉडी को करंट मान लीजिए 10 वोल्ट का भी नहीं सहन कर पाएगी,
और उसको आप 440 पर लगा दें तो भाई ऑब्वियसली क्या होगा कि जो आयंस हैं ये छटपटाने लगेंगे कि ये क्या हो गया, है ना, अचानक से ये क्या हो गया भाई, बहुत तेज तेज मूवमेंट करने लगेंगे। बॉडी ऐसे अभी नॉर्मल है, ऐसे बहुत तेज, उस टाइम का तो हम कवर भी नहीं कर सकते हैं। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूं कि हमारा जब खेत में हम काम किया करते थे, अभी भी करते हैं पर लेकिन उस टाइम पर हम डेली काम करने के लिए खेत में जाया करते थे जब गर्मियों की छुट्टियों की बात होती थी। और जब स्कूल में जाते थे तो फिर शाम को जाते थे स्कूल से आने के बाद में खेत में काम करने के लिए, अपने ही खेत में काम करने के लिए। तो क्या हुआ कि जैसे हमने सुबह जो ईख होता है, जो गन्ना होता है, उसकी खुदाई की, है ना, उसके जो घास वास रहता है उसको खोदना पड़ता है क्योंकि घास अगर जो ज्यादा हो जाए तो वो उसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं होने देते हैं। तो हम लोगों ने खुदाई करी, 9 साढ़े 9 बजे की बात थी। तो हमारी ट्वेल्व जो थी वो क्या है कि उसमें करंट आ रहा था, जो उसकी लंबा सा पाइप रहता है बाहर, वो लोहे का था और उसमें करंट आ रहा था। अब वो मुझे पता नहीं था, तो क्या हुआ कि पापा को वो चीज पता थी, उन्होंने बताया नहीं क्योंकि कभी ऐसा चीज होती नहीं है कि हम उसके पास भी जा रहे हो। किसी को पानी पीना रहता था तो उसमें से जो बड़ा सा वो रहता जिसमें पानी डालता उसमें से पी लिया करते थे। तो पता नहीं क्या हुआ कि गर्मी थी तो हमने सोचा कि उसके ऊपर ऐसे लेट करके ऐसे झूल लेते हैं। अब उसमें करंट आ रहा था तो वो क्या हुआ कि वैसे तो शर्ट पहनी हुई थी पर लेकिन वो क्या हुआ कि शर्ट थोड़ा ऊपर हो गया और वो स्टमक को टच हो गया। और क्या हुआ कि हम उसके ऊपर ही ऐसे झटका लग करके ऐसे उठे और फिर वापस उसी पे। तो वो क्या हुआ कि फिर अचानक से एकदम एकदम से पापा ने डंडे से पकड़ के ऐसे खींचा पीछे को और 4-5 मिनट के लिए शरीर बिल्कुल सुन्न हो गया था। तो क्या है कि ये क्यों हुआ, है ना, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारी बॉडी के जो आयंस हैं जिन पे चार्जेस हैं, कोई नेगेटिव चार्ज का है जैसे Cl, है ना, ये हमारे क्या नेगेटिव चार्ज कंटेन करते हैं, और हमारे क्या है कुछ पॉजिटिव आयंस है जैसे पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया। तो क्या हो जाते हैं, हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। भाई देखो कोई चीज अगर जो क्या है थोड़ी थोड़ी सी चीज हो रही है, हम आपको बोल रहे थे कि अभी जो हम लोग यहाँ पर आपको चीजें बताने वाले हैं वो थोड़ी सी आपके लिए कंफ्यूजिंग भी हो सकती है पर लेकिन आपको बिल्कुल सरल भाषा में हम समझाएंगे और आपको समझ में आ भी जाएगी। ठीक है, हम आपको ये बता रहे हैं। ठीक है जी, चलेगा, ज्यादा देर नहीं हुई, आवाज गए हुए 1 मिनट की ही बात हुई। चलिए, तो हम क्या बोल रहे थे बेटा जी, हमारा एक टेस्ट सब्सटेंस और एक रेफरेंस मटेरियल है। ठीक है, अब मान लीजिए थर्मोग्राविमेट्री हमें क्या बताता है, जो हमारा टीजी है, जो हमारा क्या बेटा जी टीजी है, टीजी रिकॉर्ड्स द चेंज इन वेट, है ना, डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस। हमारा क्या है जो टीजी है, जो हमारा थर्मल ग्राविमेट्री है, ये क्या बताता है बेटा जी कि हमारा जो वेट में चेंजेस हुए हैं, है ना, जो वजन में जो चेंजेस आए हैं हमारे टेस्ट और रेफरेंस मटेरियल के बीच में, उसके बारे में हमें कौन बताता है, थर्मल ग्राविमेट्री। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपके यहां से माल भर के चला और जिसके पास पहुंचना था उसके पास तक पहुंचा। अब जो माल जितना वजन यहां से गया है और वहां तक जितना माल पहुंचा है, उन दोनों के वजन में जो भी डिफरेंस आएगा वो थर्मल ग्राविमेट्री बताएगा। बात क्लियर हुई? बात क्लियर हुई बेटा जी, यस और नो? बात क्लियर हुई बेटा जी, यस और नो? राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से। चलिए, दूसरा हमारा आ जाता है बेटा जी डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस, यानी कि डीटीए। क्या है हमारा? डीटीए, डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस। ये हमें क्या बताता है? रिकॉर्ड्स अ डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन टेस्ट सब्सटेंस एंड इनर्ट सब्सटेंस। हमारा कि हमारा क्या है, टेस्ट और जो हमारा रेफरेंस मटेरियल है इनके बीच में टेम्परेचर में कितना डिफरेंस है, उसके बारे में हमें कौन बताता है बेटा जी? हमारा डीटी, यानी कि डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस। यानी कि डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस की सहायता से हम लोग क्या करते हैं बेटा जी, हमारा डीटीए की सहायता से हम लोग क्या है, हमारा टेस्ट और रेफरेंस मटेरियल के बीच का जो टेम्परेचर है, उनके बीच का डिफरेंस है, उसके बारे में पता करते हैं। आई बात समझ में भाई? आई बात समझ में? नहीं आई? यस और नो? चलिए, तीसरा हमारा आ जाता है क्या बेटा जी, हमारा डीएससी, यानी कि क्या हमारा डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री। हमारी ये हमें क्या बताता है? रिकॉर्ड्स द एनर्जी नीडेड टू एस्टेब्लिश अ जीरो टेम्परेचर। कि हमारा जो डीएससी है, जो हमारा क्या बेटा जी डीएससी है, हमें जीरो टेम्परेचर स्टेब्लिश करने के लिए, है ना, जीरो टेम्परेचर स्टेब्लिश करने के लिए कितनी एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, उसके लिए हम लोगों को क्या बेटा जी, हम लोग टीएससी यानी कि डिफरेंशियल स्क्रीनिंग कैलोरीमेट्री को अप्लाई करते हैं। तो हमारा हमारा बेटा जी थर्मोग्राविमेट्री किसके लिए है? वेट में चेंज जो हमारा आ रहा है उसको पता लगाने के लिए।
डीटी यानी कि डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस किसके लिए है, टेम्परेचर में क्या डिफरेंस आ रहा है, और जीरो टेम्परेचर स्टेब्लिश करने के लिए कितनी एनर्जी की आवश्यकता है, वो हम लोग डिफरेंशियल स्क्रीनिंग क्लोरोमेट्री की सहायता से पता करते हैं। और ये बात अगर जो समझ में आई हो, फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा बेटा, फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। और अगर जो आप यही सेम क्या है अपनी चीजों देखोगे, और जितने भी ये मास्टर कोर्स वाले बेटा जी, ये नोट्स आपके घर पर है ना, सजाने के लिए नहीं है, ठीक है। पेज नंबर जरा ओपन कीजिएगा, पेज नंबर ओपन कीजिएगा एनालिसिस में, पेज नंबर 5 और आपके नोट्स का पेज नंबर 94। अगर जो आप ओपन करोगे, एक एक शब्द डिट्टो, मैच टू मैच ऐसा लिखा हुआ है, डिट्टो जो यहां पर लिखा है। अगर जो एक शब्द भी अलग हो जाए तो आज ही पढ़ाना छोड़ दो। पर लेकिन आप चीजों को देखते नहीं हो, आप चीजों को देखते नहीं हो, थोप देते हो। भाई वो चीज अभी नहीं हो पा रही है, कोई कारण होगा ना, कल आपके सामने बात कराई थी। अब उसके बाद में भी अगर जो आपको विश्वास नहीं है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। चलेगा, आगे मूव करते हैं, आगे बात करते हैं गैसोमेट्रिक एनालिसिस के बारे में। गैसोमेट्रिक एनालिसिस हमारा क्या होता है, जहां पर हमारे डिफरेंट गैसेस रहेंगे। गैसोमेट्रिक इन्वॉल्व मेजरमेंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ गैस इन्वॉल्व और एब्सेंस इन द केमिकल रिएक्शन। हमारी केमिकल रिएक्शन में गैस के क्या एब्सेंस है, क्या कैसा है, क्या इन्वॉल्वमेंट है गैस का, इन सारी चीजों के बारे में पता करने के लिए हम लोग गैसोमेट्रिक एनालिसिस का उपयोग करते हैं। हमारा कौन कौन सी गैस रहेगी बेटा जी हमारे यहाँ पर, जैसे कि गैसोमेट्रिक के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रहेगी, है ना, N2O रहेगी, हमारी साइक्लोप्रोपेन रहेगी, अमाइल नाइट्रेट रहेगी, इथाइलिन रहेगी, नाइट्रोजन रहेगी, हीलियम रहेगी, एक्सेट्रा 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 एक्सेट्रा। इन सभी हमारी जो गैसेस है इनका मेजरमेंट करने के लिए हमारा गैसोमेट्रिक एनालिसिस का उपयोग किया जाता है। सेकंड हमारा आता है इलेक्ट्रिकल मेथड, जहां पर हम लोग बेटा जी हमारी इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करते हैं, रेजिस्टेंस का उपयोग करते हैं, हमारा वोल्टेज का उपयोग करते हैं। ये सारी की सारी चीजें हम लोग 5th यूनिट में पढ़ते हैं, जहां पर हमारा पोटेंशियोमेट्री, कंडक्टोमेट्री, पोलरोग्राफी, ये तीनों हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं। उसके अलावा वॉल्यूमेट्री और हमारा एम्फरोमेट्री, ये सब के सब हमारे एग्जाम्पल आते हैं इलेक्ट्रिकल मेथड ऑफ एनालिसिस। आगे मूव करते हैं बेटा जी, और आगे बात करते हैं हमारा इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस के बारे में। इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस में अगर जो आप लोग देखोगे तो कहीं ना कहीं हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी और क्रोमेटोग्राफी, तो देखिएगा इंस्ट्रूमेंटल मेथड इन्वॉल्व मेजरमेंट ऑफ सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड और अ सब्सटेंस। हमारी क्या है कि इंस्ट्रूमेंटल मेथड हमारा किस चीज में इन्वॉल्वमेंट रहता है कि हमारी किसी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज, है ना, उनके कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज या किसी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी का मेजरमेंट करना। These methods are employed for determination of minor or track concentration of element in the sample. Instrumental methods are preferred due to their selectivity, high speed, accuracy and simplicity of analysis. अब बात हो जाती है कि भैया हम इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस का उपयोग क्यों करते हैं, वाई शुड वी सिलेक्ट इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस, क्या जरूरत पड़ जाती है कि हम लोग इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस को सिलेक्ट करें। तो उसके पीछे का रीजन बेटा जी ये रहा सबसे बड़ा, क्या कि हमारा क्या बेटा जी हाई स्पीड में हमारा एक तो ये होता है, दूसरा हमें एक्यूरेट रिजल्ट देखने को मिलता है, और तीसरा हमें क्या बेटा जी हमारा सिंपलिसिटी ऑफ एनालिसिस, यानी कि सिंपली इसको अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है जी, एनी चेंज इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम आर डिटेक्टेड बाय मेजरमेंट ऑफ एब्जॉर्बेंस, स्पेसिफिक रोटेशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, हमारा ये डिफरेंट हमारा मास रेशियो, ये हमारी अलग अलग टर्मिनोलॉजीज हैं जिसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा जी हमारा डिटेक्ट कर सकते हैं हमारा कोई भी अगर जो चेंजेस आए हैं प्रॉपर्टीज में। जैसे आप लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्रोमेटोग्राफी, ये टर्म्स आप लोगों ने अपने डेली लाइफ में देखी है। आप बोलोगे भैया हमने तो नहीं देखी, आपने अपने डेली बेसिस के लाइफ में ये चीज देखी हुई है। कहां पर देखी हुई हम आपको बताते हैं। कभी आप रात में, कभी किसने यहाँ पर रात में ट्रेवल किया है, मतलब कि रात में गाड़ी से, बाइक से कभी गए हैं आप, या बस से, किसी भी बाइक से, कोई सी भी व्हीकल से कभी रात में ट्रेवल किया है, यस और नो बेटा जी, प्लीज कंफर्म कीजिएगा, क्या आपने कभी रात में ट्रेवल किया है प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइएगा। क्या आपने कभी रात में ट्रेवल किया है, बस से, गाड़ी से, ट्रेन से, कहीं से भी आपने ट्रेवल किया हो, किया है कभी ट्रेवल, यस और नो बेटा जी।
प्लीज कंफर्म इन द चैट सेशन। कभी आपने देखा कि रोड की साइड में छोटी छोटी सी वो लगे रहते हैं, छोटे छोटे से हमारे क्या लगे रहते हैं, रोड की साइड में छोटी छोटी सी लाइट टाइप की लगी रहती है, बट वो लाइटें जलती नहीं है, जब उन पर लाइट पड़ती है तभी उनको उन पे प्रकाश आता है। या फिर आपने कभी देखा कि जो कि ऋषिकेश यहाँ से 80 किलोमीटर है ना, हरिद्वार यहाँ से 20 किलोमीटर आगे है, ऐसे वो बड़े बड़े बैनर्स देखे आपने, बोर्ड लगे हुए, देखे या नहीं देखे? जब रास्ते में आपने कभी ट्रेवल किया हो, देखे होंगे, बिल्कुल देखे, पर लेकिन उनमें लाइट नहीं है, पर फिर भी लाइट जैसे उन पर पड़ती है वो एकदम चमकने लगते हैं, एकदम एकदम से दिखने लगते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि कि जो वो बोर्ड है उस पर जैसे ही लाइट लगी, उसने क्या किया, लाइट को एब्जॉर्ब किया और रिफ्लेक्ट करते हुए खुद को चमकाया। उस पर लाइट पड़ी, उसने लाइट को एब्जॉर्ब किया और रिफ्लेक्ट करते हुए खुद को चमकाया और हमें दिख गया। कभी अगर जो देखे कोई सुनसान इलाके पर तो ऐसा मत कीजिएगा, या फिर कभी आप जब गाड़ी में बैठे हो पीछे वाली सीट पर, तो जो रोड की साइड में छोटी छोटी सी वो डिब्बी 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 सी लगी रहती है, उनसे जब गाड़ी आगे जाती है, जब आगे वो दिखता है कि कितना बिल्कुल चमक रही है, जैसे लाइटें जल रही हैं, है ना, बड़ा सुंदर लगता है हाईवे। और जब कभी आप पीछे वाली सीट से मुड़ करके देखेगा तो वो फिर लाइट धीरे 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 ऐसे लगता है कि बंद होती हुई जा रही है, अगर जो किसी और लाइट का उन पर रिफ्लेक्शन नहीं पड़ रहा है। वही कॉन्सेप्ट हमारा यहां पर आता है। बस समझ में अभी अब समझ में आ गया कि हम लोग डेली बेसिस वाली चीजें ही अपनी फार्मेसी में पढ़ते हैं। आ रही बात समझ में बेटा जी? तो देखिएगा, मेथड विच इंक्लूड एब्जॉर्प्शन ऑफ क्या है, रेडिएशन आर अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, स्पेक्ट्रोस्कोपी एसेट्रा। तो यही चीज यहां पर आप लोगों को बेटा जी बताई गई है। अगर जो इतनी बात आप सभी लोगों को क्लियर हो गई हो तो फटाक से चैट सेशन में हर्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा। फटाक से बेटा जी चैट सेशन में हर्ट वाला इमोजी भेज देंगे, फिर हम लोग आगे की तरफ मूव कर रहे हैं जल्दी से बेटा जी। बात करते हैं बायोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड के बारे में। अब देखिए माइक्रोबायोलॉजी यानी कि यहां पर क्या होगा, हमारे माइक्रोब्स के बारे में बात होगी, हमारे वायरस, बैक्टीरिया, फंगई, इन सब चीजों के बारे में। ठीक है, ठीक है जी। तो देखिएगा, माइक्रोबायोलॉजी मेथड आर यूज्ड टू ऑब्जर्व पोटेंसी एंड ऑफ एंटीबायोटिक और एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हमारे। अब एंटीबायोटिक क्या होता है, जिसके सामने एंटी लग जाए और जिसके साथ में एंटी लग जाए। तो आज के सेशन को यहीं पर ही एंड करते हैं, मिलता है फिर आप लोगों से कल शाम को 7 बजे और देखते हैं कि आप फार्मेसी क्यों करना चाहते हैं। ठीक है, लव यू ऑल बेटा जी। और इस बात को ध्यान में रखिएगा कि कभी कोई आपके साथ में कभी भी अकेला फील हो, दुनिया की कोई भी चीज आपके साथ में ना हो, आपका एक आपके जीवन में आपका एक बड़ा भाई, सोतेला ही सही पर लेकिन आपका एक बड़ा भाई आपके जीवन में है। ठीक है, मैं कॉल ना उठाऊं, अपना मैसेज मुझे प्रॉब्लम मुझे ड्रॉप कर दे। ठीक है, ओके, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल बेटा जी, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।